अस्सलाम वालेकुम अहबाब, जबरिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज ओशियन न्यूज़ पर मैं अपने प्रोग्राम उर्दू अदबनामा में जिस शख्सियत पर बात करना चाह रही हूँ वो है फ़हमीदा रियाज़। फ़हमीदा रियाज़ जमहूरियत और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली लिखारी फ़हमीदा रियाज़ और मुमताज़ आप शायरा, अदीबा, मुतरज्जिम, अफसाना निगार, नक्काद, सहाफ़ी, दानिश्वर। 15 बरस की उम्र में आपने अपनी पहली नज़्म तख्लीक की और वह अहमद नईम कासमी के रिसाले फ़नून में शाया हुई। आप 28 जुलाई 1946 को मेरठ हिंदुस्तान में पैदा हुई। आपके वालिद रियाजुद्दीन अहमद माहिर तालीम थे और तकसीम के बाद आपका ख़ानदान हैदराबाद सिंध में क़याम पजीर हुआ। यूँ बचपन में ही आपने सिंधी ज़बान सीख ली थी। सिंधी बहुत अच्छी माशाल्लाह बोलती थी। आपने मारूफ शायर शेख अयाज के कलाम का उर्दू में तर्जुमा किया। मौलाना रूमी की मसनवी का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की किताब का भी उर्दू में तर्जुमा किया। आप तालिब इल्मी के ज़माने से ही सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थीं। अय्यूब के दौर में जब तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगी तो उसके ख़िलाफ़ भी आपने खुलकर लिखा। ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद के जुर्म में आप पर 10 से 14 मुकदमात कायम किए गए। जबरी जलावतनी पर भारत चली गई। जनरल ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद दोबारा पाकिस्तान आ गई। आपने वहाँ पर 7 बरस गुजारे। वाज़ेह रहे कि भारत की मशहूर शायरा अमृता प्रीतम ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से बात की और फ़हमीदा को भारत में पनाह मिली। इस दौरान वह बहैसियत शायरा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में रहीं और वह ख़वातीन के हकूक़ और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए भरपूर जद्दोजहद करती रहीं। वो औरत को दूसरे दर्जे की महकूम हस्ती मानने को हरगिज़ तैयार न थीं। वो इसे रवायत से आज़ाद खुद मुख्तार देखने की ख्वाहिशमंद थीं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़वातीन के हकूक़ के लिए सच्चाई, दयानतदारी और खुलूस से काम करने में वक़्फ़ की। वो कहती हैं कि औरत मर्द की तरह एक मुकम्मल इंसान है, मगर उसे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो हकूक़ निस्वां की एक तवाना आवाज़ थीं। उन्होंने अपनी तहरीरों में समाजी खदमात और औरत के हकूक़ की जद्दोजहद के लिए अपनी आवाज़ को उन्होंने वक़्फ़ कर रखा था, अपनी ज़िंदगी को भी वक़्फ़ कर दिया था। उन्होंने औरत से वाबस्ता जिनसी रुझानात पर भी खुलकर लिखा और अपने नज़रियात की वजह से ज़ियाउल हक के अहद में सियासी अख्तलाफ़ात के बायस उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। वो हक़ व इंसाफ के साथ खड़े रहने को हमेशा तरजीह देती थीं। हकूक़ इंसानी और इंसान दोस्त माशरे के क़याम के लिए उनके इक़दामात और काविशों का एतराफ़ न करना बेजा होगा। हम उनके नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं। वो औरत की जिस आज़ादी की ख्वाहिशमंद थी, शायद हम बहुत से लोग वो आज़ादी नहीं चाहते और हम औरत को एक मशरक़ के रूप में ही देखना चाहते हैं और उसके लिए जो अल्लाह ताला ने हदबंदियाँ मुकर्रर की हैं हम उन्हीं पर अमल करना चाहते हैं और वही शायद हम शायद नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर हमारे लिए वही बेहतर है। लेकिन बहरहाल उनका अपने एक नज़रिया था और अगर वो उस औरत की बात कर रही हैं, वो जो गांव और देहातों में होती है, या वो औरत जो जला दी जाती है, वो औरत जो मार दी जाती है, वो औरत जिसको जब बात करने पर इसकी ज़बान काट दी जाती है, अगर उस औरत के हकूक़ के लिए अगर बात की जा रही है तो वो हक़ बचाने भी अपनी जगह बात करने के लिए। फ़हमीदा कहती हैं कि मैं किसी की एजेंट नहीं थी। याद करती हूँ कि सबसे पहले मुझे एजेंट किसने कहा। मैं लंदन में थी और बीबीसी में काम किया करती थी। एक रात पहले मशरक़ी बंगाल में एक एक्शन हुआ और दिल पर मेरे छुरी चल गई। बीबीसी की बंगाली सर्विस के तमाम अरकान इमरजेंसी मीटिंग करने कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाना चाहा तो मुझे सख्ती से मना कर दिया गया कि ये तो बंगालियों की एजेंट है, हम पाकिस्तानी एजेंटों को अपने दरमियान इजाज़त नहीं दे सकते। कुछ दिन बाद नून मीम राशिद लंदन आए। उन्होंने अपनी नज़म सिरनियों को ढांपो सुनाई। इसमें बंगाल में जो है वो एक और तबके के कत्ल का जिक्र था। तो मैंने दबी ज़बान में पूछा कि आपने बंगालियों के लिए भी कुछ लिखा है, जिस पर उन्होंने हैरत से मुझे देखा और कहा कि तुम इंडियन एजेंट हो। इंडिया जाने पे कन्फर्म्ड इंडियन एजेंट बन गई मैं और इंडिया से वापसी पर MQM ने मुझे इंडियन एजेंट कहा। लेकिन इससे भी बदतर
सिंधियों का एजेंट भी कहा गया, जो सब वैसे ही हिंदू और दाहिर की औलाद थे, जो सब वैसे ही हिंदू और दाहिर की औलाद थे। एक साहिबा से मैंने पूछा, क्या मैं एजेंटी कर सकती हूँ? तो जो मेरी तो कहीं रसाई नहीं, इन साहिबा ने कहा, आप बाज़ारों में जाकर अफवाहें उड़ाती होंगी, इसी वजह से इंतशार फैलता है। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वामिल होते हैं, कुछ हमें पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं, कुछ पसे पर्दा होते हैं। हम तो एक शायरा की हैसियत से, एक अदीबा की हैसियत से उनकी उनकी ज़िंदगी पर अपनी रोशनी डाल रहे हैं और बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो भी कुछ कहा या जो भी कुछ महसूस किया या जो भी कुछ उनके साथ हुआ, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जानती हैं, या जिन लोगों ने किया वो ज़्यादा बेहतर तौर पर उनके बारे में जानते हैं। तो फिर कहती हैं वो कि मुझे सिंधियों ने तमाम महाजरों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी किताब में लिखा, तो सिंधियों ने कहना शुरू किया कि ये महाजरों के एजेंट है। परवेज़ मुशर्रफ मुझे पसंद आए तो मुझे फ़ौजी एजेंट कह दिया गया। इंडिया में समझा गया कि मैं ISI को भेजती हूँ। वहाँ जाकर ये यूँ कहो मैं इनको कुछ तहरीर देती हूँ तो उनको और यकीन हो जाता है कि मैं IS की सिखाई हुई बात बोल रही हूँ। और मुसलमानों ने कांग्रेस का एजेंट बना दिया, मुतासिब हिंदुओं ने ISI का एजेंट बना दिया। इस सब पर मुझको बहुत ज़्यादा हंसी आती थी। मैं कहती हूँ खुदा गवाह है, और ISI के सिवा कौन जानता है कि मुझे कौन भेजता है? मुझे कोई नहीं भेजता, ना मैं किसी के एजेंट हूँ। मैं उनसे कैसे गवाही लाती, कैसे कहती कि मैं किसी की नहीं, एजेंट नहीं हूँ और मुझ पर यह खामखा के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं तुम हमारी नहीं, उनकी एजेंट हो। कोई कहता तुम इनकी नहीं, उनकी एजेंट हो। तो अच्छे दोस्तों, क्या सचमुच आज़ादाना राय रखना इतना ही कामयाब है? जो कुछ मैंने लिखा शायद हमेशा दुरुस्त ना लिखा हो, लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है। लेकिन आप एक लिखारी को, उसके दिल की सच्चाई की ललक को कभी समझ नहीं पाते। आपकी अहम कुतुब में खते मरमूज, ये खाना आब गुल, अधूरा आदमी, खुले दरीचे से आदमी की ज़िंदगी, सब लालो गौहर, तुम कबीर, हम रकाब, गुलाबी कबूतर, काफले परिंदों के, धूप, अपना जुर्म साबित है, मैं मिट्टी की मूरत, क्या तुम पूरा चांद ना देखोगे, आदमी, ज़िंदगी, और नाइलों में जिंदा बहार, और गोदावरी। और ये आपकी किताबों के नाम थे। आपका जब पहले शेरी मजमा पत्थर की ज़बान 22 बरस की उम्र में शाया हो गया, यानी इतनी छोटी उम्र में आपने वो मजमा लिखा। और दूसरा मजमा बदन दरीदा शादी के बाद उस वक्त शाया हुआ जब आप लंदन में रिहाइश पजीर थी। आप नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की सरबरा भी रहीं, चीफ एडिटर उर्दू डिक्शनरी बोर्ड कराची रहीं। आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2010 में तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। सितारा इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया। 2017 में ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से बहैसियत हेल्मन अवार्ड भी बराए अदब दिया गया। 2005 में अलमुफ्ता अवार्ड बराए अदब और शायरी मिला, और शेख अयाज अवार्ड भी आपको दिया गया। ये आपके काम का इनाम था और सिला था और एहसास था, क्योंकि आप अपनी जगह पर दुरुस्त थी। कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, वो पैदा हुई, और इसकी वजह से थोड़ा सी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या कुछ थोड़ी सी गलत फहमियों के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नज़रियात ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोग फेवर करते हैं और कुछ लोग फेवर नहीं करते। तो जहाँ तक फ़हमीदा रियाज़ का ताल्लुक़ है, तो फ़हमीदा रियाज़ ने जो बोल्ड नज़में लिखी हैं, वो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हुए, और उन नज़मों ही की वजह से जो था फ़हमीदा रियाज़ के हवाले से थोड़ा सा लोगों में इख्तिलाफ़ राय पैदा हुआ, और दो तबके पैदा हुए, जिन्होंने एक फ़हमीदा रियाज़ को पसंद करता था और एक फ़हमीदा रियाज़ को पसंद नहीं करता था। तो ये बात मेरे नज़दीक में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, अपने नज़रिए से कह रही हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम लिखारी लिखना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, और तहदारी अंदाज में हमें वो चीज़ लिखनी चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी चाहिए जिससे कोई ऐसा तासुर उभरे कि हम जो हैं वो
ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको कहा जाए कि वो मुनासिब नहीं है, उर्दू अदब की ज़बान में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, या इतना खुलकर एक औरत होने के नाते भी लिखना मुनासिब नहीं होता। खैर, मर्द के लिए भी मुनासिब नहीं है। मंटो ने लिखा है, तो मंटो की अगर हम मिसाल देने की कोशिश करें तो मंटो की तहरीरें दूसरी तरह की हैं, और उनके जो नज़रियात हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के हैं, मौज़ूआत भी बिल्कुल उनके अलग तरीके के हैं। तो बहरहाल यहाँ इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, और हुआ भी है, और यही वजह है कि फ़हमीदा रियाज़ को कुछ लोग पसंद करते थे और कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर उनकी चंद एक चीज़ें ऐसी हैं, उनको हटाकर अगर बाकी उनके काम को मद्देनज़र रखा जाए, जो कि उर्दू अदब के लिए उन्होंने काम किया है, तो वाकई काबिल तहसीन है, काबिल दाद है, उसको मानना चाहिए। और उस पर जो उनकी पजीराई हुई है हमारे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी और पूरी दुनिया में, वो उसकी हकदार थी। आपने अपने पहले शौहर के साथ बरतानिया में कुछ बरस गुजारे और बरतानिया से फिल्मकारी में डिग्री भी हासिल की, और इस शादी से आपकी एक बेटी थी जो आपकी पहली शादी हुई। आपकी दूसरी शादी सियासतदान ज़फ़र अली उज्जैन से हुई। मेरी उनसे मुलाकात भी है, फ़हमीदा रियाज़ से भी मेरी मुलाकातें हैं, और ज़फ़र उज्जैन साहब से भी मेरी मुलाकात रही। अकेडमी अदबियात इस्लामाबाद में जब मैं गई तो वो हॉस्टल में वहाँ ठहरे हुए थे, और जब नीचे मीटिंग्स होती थी या कोई प्रोग्राम होता था तो उज्जैन साहब आए, और उनमें मैं भी शामिल हुई और वो भी शामिल हुए, तो वहाँ मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई। और उसके बाद उन्होंने एक दो मरतबा मुझे यहाँ अपने घर भी मदू करने की कोशिश की, मतलब बुलाया कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाइएगा, लेकिन मैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मैं बहुत कम लोगों से घुलती मिलती हूँ और बहुत फ़ासला रखती हूँ। सो मैं नहीं जा सकी, और ना मैं गई, और ना मैंने जाना मुनासिब समझा। तो उनसे आपकी दो औलादें हुई, ज़फ़र उज्जैन साहब से माशाल्लाह से, वो भी लिखारी हैं और जो हैं वो सियासतदान भी हैं, नसर निगार बहुत अच्छे हैं। तो कराची में आपने एक इश्तिहारी एजेंसी में भी काम किया, फिर एक मजल्ला आवाज़ जारी किया जिसका मिजाज सियासी जमहूरी तर्ज फ़िक्र का फ़रोग़ और लिबरलिज़म की तरफ था, जो ज़िया-उल हक़ को पसंद नहीं आया था, और उनके शौहर ज़फ़र उज्जैन पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगे, यहाँ तक कि उनको जेल भेज दिया गया और ये मजल्ला बंद हो गया। आपको उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, सिंधी पर अबूर हासिल था, यानी फ़हमीदा रियाज़ की बात कर रही हूँ मैं। एमए तक आपने तालीम हासिल की, लंदन से फ़िल्म मेकिंग में डिप्लोमा हासिल किया, और आप 72 बरस की उम्र में 22 नवंबर को जो थी आप कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर लाहौर में इस दुनिया से रुखसत हो गई, यानी 21 नवंबर या 22 नवंबर 2018 को लाहौर में आपने वफ़ात पाई, और कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर लाहौर में इस दुनिया से रुखसत हो गई। और अपनी बेटी के पास आपने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे। आपकी वफ़ात से न सिर्फ अदब को बल्कि जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा, और आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सा काम किया, जो सही दुरुस्त काम था, उसको सब तस्लीम करते हैं और मानते हैं। और फ़हमीदा नियाज़ उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, और फ़हमीदा रियाज़ ने शायरी के शोबे में ज़्यादातर नसरी नज़में लिखी हैं, और नसरी नज़मों में ही देखिए आज उनका कितना बड़ा मर्तबा और मकाम है। गज़लें भी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन वो कम है बानिस्बत नसरी नज़मों के। नसरी नज़म जो है वो आपके अंदर की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। जब आप गज़ल लिखते हैं तो गज़ल में बहुत सारी चीज़ों को आपको बहूर में और रमूज़ में और अरूज़ो रमूज़ जो होते हैं उनमें लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ख़यालात को आपको कट करना पड़ता है या पाबंद करना पड़ जाता है। लेकिन नसरी नज़म में आप इत्मीनान के साथ अपने पूरे ख्याल को पेश कर सकते हैं। सो उन्होंने उसी राह को अपनाया, और गज़लें लिखने के बजाय शायरी, यानी पाबंद शायरी, चूँकि उसके लिए एक इस्लाह की भी ज़रूरत पड़ती है, एक उस्ताद भी होना चाहिए, और असातिज़ा में यहाँ मैसर नहीं है, ख़वातीन के लिए बहुत से मसाइल होते हैं। तो उन्होंने उस रास्ते को चुनने के बजाय उन्होंने नज़्मों में अपने ख़यालात का भरपूर इज़हार किया और गज़लें भी लिखी, और माशाल्लाह गज़लों में भी उनका एक मुनफरिद अंदाज़ है और मुनफरिद जो है वो उसलूब है उनका गज़लों का, शायरी का। तो आज ये मैंने फ़हमीदा रियाज़ के हवाले से बातचीत की है, मुख्तसर सी है, और इजाज़त दीजिए। और उर्दू अदबनामा में इंशाअल्लाह ज़ब सजीबी फिर दोबारा ओशियन न्यूज़ पर आपके सामने हाजिर होंगी एक नए मौजू के साथ, और शेरवान साहब और बाकी पूरी इंतज़ामिया की शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनीसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ, और ये ओशियन न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम उर्दू अदबनामा लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। और
आज मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से बहुत मुख्तसर सी बात करना चाह रही हूँ। हमने उनके लिए एक मुशायरा भी रखा जो हर्फ अकेडमी रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया और उसके मुंतज़िम आला थे, इस तंजीम के बानी थे कर्नल सैयद मकबूल हुसैन साहब, और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनकी हार्ट की सर्जरी है। तो बहरहाल ये मकाला मैं यहाँ पर ओशियन न्यूज़ के लिए पेश कर रही हूँ। वहाँ मैंने इनके हवाले से बात नहीं की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से, लेकिन बहुत मुख्तसर सी बात और खराज अकीदत मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए। तो ओशियन न्यूज़ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेरवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ मुझे मौका देते हैं और मैं ये प्रोग्राम उनके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कौन है जिसको ये शेर याद ना हो और कौन है जिसने ये शेर ना सुना हो। ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब कहते हैं, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। फिर आगे उन्होंने कहा कि खाक जीना है अगर मौत से डरना है यही, खाक जीना है अगर मौत से डरना है यही, हवसे ज़ीस्त हो इस दर्जा तो मरना है यही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसकी रुसवाई का भी आया ना तुझको कुछ ख्याल, उसकी रुसवाई का भी आया ना तुझको कुछ ख्याल, किस कदर बेबाक तू है दीदाए तर हो गया। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा ज़माने से खफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा ज़माने में खफा मेरे लिए है। यह अशार मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के अशार हैं। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो है हमारे शायर, उनका तखल्लुस जौहर था और नाम उनका मोहम्मद अली था। 10 दिसंबर 1876 को रामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। आपको रईसुल अहरार का लक़ब अता किया गया। अलीगढ़, लिंकन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में आपने तालीम हासिल की। कलकत्ता से हफ्ता रोज़ा कॉमरेड जारी किया। दिल्ली में हमदर्द के नाम से आपने उर्दू अखबार का इजरा किया। 1914 में बरतानवी पॉलिसियों के खिलाफ लिखने पर आपको नज़रबंद कर दिया गया। 1919 में रिहाई के बाद तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया और गांधी जी की मईयत में मुल्क की आज़ादी और तहरीक खिलाफत की तंजीब व तबलीग के गरज से तहरीक मवलात में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से दोबारा जेल गए। 1943 में रिहा हुए। उसी साल कांग्रेस के सदर बने, लेकिन हिंदुओं की जहनीत की वजह से कांग्रेस से जल्द अलग हो गए। आप शायरी में दागदिलवी के शागिर्द थे। आपका कलाम दीवाने जौहर के नाम से शाया हुआ। आप अंग्रेज़ी ज़बान के साहिब तर्ज इंशा पर्दास थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप लंदन गए और वहीं 4 जनवरी 1931 को इंतकाल फरमा गए। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से मैंने यहाँ बात की है। और एक मैं नज़्म भी उनको खराज अकीदत के तौर पे अपनी पेश करती हूँ। जौहर में थे ऐसे जौहर, कोई नहीं था उनसे बेहतर, हैफ नहीं अब हम में जौहर, नाम है कंधा जिसका दिल पर, जिसने किया बेदार जहाँ को, जिसने किया गुलजार जहाँ को, उसने की तकरीरें ऐसी रह गए मुँह को तकते फरंगी। कौम को जिंदा उसने किया है, दर्से अखुवत हमको दिया है। कौम के खातिर पाई शहादत, माँ से अपनी लेकर इजाज़त। कौम की खातिर पाई शहादत, माँ से अपनी लेके इजाज़त। कैदे काटी कोड़े खाए, मुँह से न निकली फिर भी हाय। चक्की पीसा सन भी कूटा, सब्र का दामन फिर भी ना छूटा। जेल गए और डंडे खाए, उन पे किए कब धूप ने साए। बिछड़ गया हमसे वो जौहर, फिर न मिला उनका सा हमसर। आओ ज़ेबी यौम मनाएं, याद को उनकी ताज़ा बनाएं। आओ ज़ेबी यौम मनाएं, याद को उसकी ताज़ा बनाएं।
तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सहाफ़ी कैसे होते हैं और कलम की हुर्मत क्या होती है, किस तरह उन्होंने कलम की हुर्मत का जो था वो पास की रखा, और जो उनका अखबार था हमदर्द और कॉमरेड, जो दोनों उनके, एक हफ्तरोज़ा कॉमरेड था, दूसरा उनका हमदर्द था, जो उन्होंने अखबार इजरा किया था, उसके ज़रिए किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी और मुसलमानों की आज़ादी और हिंदुस्तान की को पहले आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से जो जदोजहद की, वो एक तारीख़ है। और ऐसे ही सहाफ़ियों का नाम और ऐसे ही अदीबों का नाम, शायरों का नाम हमेशा तारीख़ अदब में ज़िंदा रहेगा और उनको हम सलाम पेश करते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, ज़ैबन सज़ेबी को इजाज़त दीजिए, और इंशाअल्लाह आपके साथ दूसरे किसी प्रोग्राम में फिर मैं शामिल होंगी और किसी शायर अदीब के हवाले से जिनका दिन हम इस माह मना रहे हैं उन पर बातचीत करूंगी। ये बहुत मुख्तसर से मैंने बात की है क्योंकि फिर वो मकाला बहुत तवील हो जाए तो मेरा ख्याल है तवज्जो तलब नहीं रहता। इस वजह से मकाला तो बहुत तवील था, जो मेरी कुलियात मताए ज़ीस्त में भी शामिल है, और लेकिन यहाँ मैंने बहुत मुख्तसर सा बात की है ताकि आम आदमी तक एक मैसेज कन्वे हो सके और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में वो थोड़ी सी मालूमात उनको मुहैया की जा सके। तो बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। ओशियन न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने उर्दू अदबनामा प्रोग्राम लेकर इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह।